बैठ साइड में ना, सामने दिक्कत है। स्टार्ट हो गया ना? हमने क्या कर रहे थे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे पेपर ना, कितने क्वेश्चन बचे रह गए थे अपने भी? अल्लाह बताओ। थोड़ा क्वेश्चन देखो बेटा, आप यहाँ पर जो लास्ट में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो था आपके पास 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आपके पास है 1/log बेस में है रूट BC ABC या प्लस साइन के साथ 1/log रूट CA ABC तो प्लस 1/log रूट AB बेस ABC। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हैज द वैल्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। तो ध्यान देना, तो हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि लॉग की जो प्रॉपर्टी सीखी थी 1/log A, बेस अगर B लिखा हो तो इसको लिखते हैं log B बेस A, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखो ब्रेक करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो कैसे आएगा, log बेस और नंबर यहाँ से आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो अभी बेस और नंबर इंटरचेंज कर दो तो देखो कैसे आएगा, log रूट BC बेस ABC प्लस log रूट CA बेस ABC प्लस log रूट AB बेस ABC। अब ध्यान देना, इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखो पढ़ा था, log अगर m बेस A प्लस log n बेस B, तब A यहाँ पर, और प्लस log P बेस A। अगर ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसके log को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। तो देखो ऐसे आ जाएगा log m n p बेस A। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग देखो इसको लिखते हैं, क्या जाएगा, log रूट BC रूट CA रूट AB बेस ABC। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, log रूट BC रूट CA रूट AB क्या जाएगा, ABC आ जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, ABC का। अब देखो बेस और नंबर दोनों सेम हो गया तो log की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ध्यान देना चाहिए, log A बेस A इज ऑलवेज 1, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन में कॉपी कर लो इसको। नोट कर लिया आपने? रवि नोट कर लिया इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। ध्यान में अगला जो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसको ध्यान दो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the set of value of x satisfying the inequality x minus 3 whole square, the 2x plus 5, the x minus 7 whole divided by x square plus x plus 1, तो यहाँ पर 3x plus 6 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। ध्यान देना, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x प्लस 6 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू
जीरो है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो क्या वर्किंग रूल था अपना कि सबसे पहले हम लोग जितने क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे उसको फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। तो वो फैक्टराइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पहले ये सोचो। तो क्या यहाँ पर आपके पास ये वाला पार्ट अगर ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्या इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन का? तो सीधा 4 से तो हो सकता है क्या फैक्टराइजेशन शिखर? तो ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। तो ध्यान देना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ऐसा हो कि a की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और उसका अगर d लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, बेटा ऐसे सिचुएशन में आप उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते बेटा। तो देखो यहाँ इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, कंसिडर कर दिया इसको। तो अब देखो यहाँ पे आगे 3x प्लस सी होल स्क्वायर ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो जाएगा, फैक्टर लीनियर फैक्टर है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान देना। तो इस अब हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखो। तो हर एक लीनियर फैक्टर अगर 0 के देखो इक्वल रखते हैं क्या आएगा? x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू -5/2 और x इक्वल्स टू 7। तो ऐसा लिख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या आएगा? x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ देखो आप आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। अब क्या करोगे? इसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर दो। तो ध्यान देना, तो x की वैल्यू सबसे लार्जर नंबर कितना है? 7, देन 3, देन माइनस ऑफ 2, देन माइनस ऑफ 5/2। ऐसा लिख सकते हो। तो अब जो सबसे लार्जर नंबर होता है उसके राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव। देखो यहाँ आप 7 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन पुट कर दो। तो अब देखो 7 मुझे कहाँ से मिला है? इस वाले पार्ट से। इस पर पावर कैसा है? ऑड पावर है। फिर अगर ऑड पावर है तो ऐसे सिचुएशन में इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो फिर देखो आगे यहाँ पे 3, तो 3 मुझे कहाँ से मिल रहा है? इस वाले पार्ट से। इवन पावर है, नो चेंज इन द साइन। तो आगे ध्यान दो, तो -2 तो मुझे कहाँ से मिल रहा है? इस वाले पार्ट से। तो अब यहाँ पे पावर इवन है तो माइनस साइन रहेगा। तो आगे ध्यान देना, अगर यहाँ से देखो तो x इक्वल्स टू -5/2 तो पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। ध्यान देना, -2 को अपन कभी भी इक्वल टू साइन कंसीडर नहीं कर सकते। अब ध्यान देना बेटा, तो इसका तो मुझे वैल्यू चाहिए नेगेटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो x देखो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -5/2। ओपन कितना लिख सकते हो? -2 यूनियन -2 तो ओपन में और अप टू कितना आ जाएगा? क्या इसको 7 तक ले सकते सीधा? 3/0 बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और कोई नंबर का ध्यान देना, तब 7 क्लोज ले सकते हैं, -5/2 क्लोज ले सकते हैं, x इक्वल टू 3 ऑलरेडी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए मुझे आंसर ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि इसका जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को लिखा जा सकता है क्लोज्ड AB यूनियन BC। सी पे देखो क्लोज्ड है। तो अब कंपेयर तो करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ से अगर देखो तो ए की वैल्यू हो जाएगी -5/2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +7। तो सी आ गया 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको देखो। तो क्वेश्चन पूछा है 2a + b + c की वैल्यू। अब 2a बेटा, तो 2a क्या -5 हो जाएगा? तो b क्या -2 होगा? c क्या 7 होगा? -5 - 2 + 7 हाउ मच? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, तो 3 रखेंगे तो 3 क्यों रखेंगे?
बेटा ऐसा नहीं लिखना चाहिए अपने को ना, कि उसकी इसमें ना पार्ट 3 इन्वॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ना, वो कह रहा है कि 2 ही ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो तीसरा ब्रैकेट का नाम तो जिक्र ही नहीं किया। अगर दिया होता तब आप लिख सकते थे। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। हमारा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा आगे ध्यान देना। चलो फिर इसको, बेटा किसी स्टेप पे डाउट तो नहीं? और अगला पार्ट ध्यान दें। क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट दे रखा है आपको, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ integral values of x satisfying the inequality इनइक्वलिटी क्या है, 3/4 पावर में 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 27/64। हाँ, कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको मानबेन? पावर में कन्वर्ट कर लेना, तो क्या आ जाएगा ये 3/4 होल क्यूब। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद बेस सेम है, फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 3 लिख दें। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए फिर अपने को? अभिषेक करे नहीं करना चाहिए, तो मानबेन करना चाहिए। आपने किया ऐसा और क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। रवि करना चाहिए बेटा ऐसा? बेटा बोलो, कर सकते, एनर्जेटिक होना चाहिए अपने को। क्या करके? तो ऊपर के कॉलम फैक्टर निकालने सर। हाँ, उसके बाद सर उसका मतलब सर x = 0 इनके डिफाइन करें। नहीं बेटा ध्यान देना क्वेश्चन में। बेटा ये वैल्यू आप देखो ऐसे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, a टू दी पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a कोई कांस्टेंट नंबर है, a पावर x। अगर ध्यान दो तो a की वैल्यू अगर 1 से लार्जर होता है तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता है, ठीक। और जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू लार्ज करते जाएंगे, a पावर x की वैल्यू लार्ज होती जाएगी। तो आगे ध्यान देना, तो अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। जैसे से x को लार्ज करता जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मंत्र ध्यान देना था। अगर 3/4 दिस पावर लेस देन 3/4 पावर 3 है, तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो जाए 3 के रिस्पेक्ट में, तब बेटा ये वाली वैल्यू कम आएगी और ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर आपने बाय द वे ऐसा कर लिया कि इसको लेस देन 3 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू फिर कहानी गड़बड़ कर देगी। इसलिए ध्यान दो, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जब यहाँ मुझे स्मॉलर देन चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो पावर है वो ज़्यादा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे ग्रेटर देन 3। और इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे आ जाएगा 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अब इसको लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस साइन के साथ 10 माइनस 3 प्लस 7 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन के मल्टीप्लाई करने से इनक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी।
इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 लेस देन 0। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो इसका फैक्टराइजेशन करके देखो बेटा वैल्यू कितनी आ रही है। तो 7 इंटू 1 लिखेंगे, तो देखो इसको वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 लेस देन 0। तो अब ध्यान दो यहाँ से x कॉमन ले लो आप, तो x माइनस 7 प्लस 1 एज ए कॉमन, x माइनस 7 लेस देन 0। अब क्या कर सकते हो इसको, x माइनस 7 पूरा इंटू में x प्लस 1 लेस देन 0। तो अब क्या करेंगे, तो इसको देखो, तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगा पूरा 7 आएगा और माइनस 1 आएगा, तो 7 पूरा माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो माइनस 1 से लेकर 7 के बीच में चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर में जो बेटा वैल्यू मिले मुझे, तो ध्यान देना, तो माइनस 1 से लेकर 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो कितने इंटीजर आ गए, तो आंसर हो गया आपका। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ इंटीजर इज 7, नंबर ऑफ इंटीजर इज 7। वैल्यू कौन कौन सी, तो इसको अगर लिखना चाहते हो तो आप 0 1 2 3 4 5 6 इसको लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ इंटीजर का 7 हो जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नोट कर लो। हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्या रवि समझ में आया क्वेश्चन, विशाल, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है आपको, इफ x1 x2, if x1 and x2 are two solutions of the equation log 2x minus 7 मॉडुलस साइन के साथ द बेस 3 इक्वल टू 1, फिर x1 लेस देन x2, where x1 less than x2, then the number of integers between x1 and x2, with x1 and x2 इज आर, कितना वैल्यू होगा इसका ये बताना है, इज आर। तो ध्यान देना क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन जो गिवन है उसको देखो, x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, ये वाला पार्ट,
और इसमें x1 क्या है, लेस देन x2। और क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम इसका एंटी लॉग लो। एंटी लॉग लेने का मतलब कि लॉग को यहाँ से हटाएंगे। देखो लॉग कैसे हटेगा, तो ये वैल्यू ऐसे जाएगा मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1। तो ये आ जाएगा 3। बेटा अब क्या करोगे, इसको मॉडुलस को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो ऐसा लिख सकते हो। तो अब ध्यान देना 2x माइनस 7 इक्वल टू 3 एक वैल्यू लिख सकते हो। तो दूसरी वैल्यू क्या जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में 2x इज इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 बाई 2 आ जाएगा, दैट इज 5। और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस प्लस 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। तो अब x की वैल्यू 2 आया और x की वैल्यू 5 आएगा। x1 कौन सा हो जाएगा, ये वैल्यू x1 हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी x2। तो x1 लेस देन x2 दे रखा था, और x1 x2 के बीच में कितने इंटीजर था, तो 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर, तो डेफिनेटली 3 4। तो 2 इंटीजर बन जाएंगे अब। तो एक हो जाएगा 3, तो तीसरा हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो समझ आया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो आगे का ध्यान दो क्वेश्चन में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस पर ध्यान देना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन log x minus 1 base 4 equal to log x minus 3 base 2. Find the number of solution. Find the number of solution log x minus 1 base 4 equal to log x minus 3 base 2. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, प्रांजलि बताओगे आप। मानवेंद्र, शिखर, अभिषेक, रवि, विशाल, तो बताओगे आप लोग। हाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हाँ 1/2 आ जाएगा। हाँ फिर सॉल्व किया था क्वेश्चन को एग्जाम में, तो नहीं किया क्यों। क्वेश्चन देखो यहाँ पर ऐसे देखो, लिखेंगे log x माइनस 1 4 का बेस लिखेंगे 2 स्क्वायर और इक्वल टू log x माइनस 3 का बेस 2। तो ध्यान देना, तो ये 2 बाहर देखो निकल के आएगा, और इसका मतलब हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 बेस 2 तो इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2। तो अब ध्यान दो रहा यहाँ पर जो ये वाला पावर है यहाँ पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो ऐसे लिखेंगे log x माइनस 1 पावर 1/2 का बेस 2 इक्वल टू log x माइनस 3 का बेस 2। तब ध्यान देना, तो इस वाले वैल्यू को देखो यहाँ से, तो यहाँ बोथ साइड का log को देखो हटा दें तो क्या मिल जाएगा बेटा, x माइनस 1 पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 3। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या जाएगा, x माइनस 1
इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन और डालना पड़ेगा कि x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ ही साथ x माइनस थ्री की वैल्यू भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कभी डिफाइंड नहीं होता। तो देखो लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन में x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो का। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे इसको आप तो x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो क्या बनेगा फैक्टराइजेशन? 5 और 2। तो इसको देखो लिखोगे आप x माइनस टू और x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो क्या जाएगा? x की वैल्यू 2 हो जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो 2 और 5 यहाँ तो क्या होगा? x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा बेटा। तो देखो जरा, तो ऐसा नंबर जिसमें x की वैल्यू 1 और 3 दोनों से ज़्यादा हो, तो कौन सा ऐसा नंबर है? 5। तो ऐसा ना नंबर आपका सिर्फ 5 हुआ। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो कितने नंबर है बेटा? ओनली वन नंबर। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1। ओके बेटा, समझ में आया? बेटा विशाल समझ में आ गया पूरा? बेटा कोई पेपर नहीं था, कोई और डाउट? जो टेस्ट आपका हुआ था उस टेस्ट में किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया आपका? हाँ, पेपर में किसी का और कोई डाउट तो नहीं रह गया? अपनी गलतियां आप लोगों को समझ में आई? पेपर में क्या क्या गलतियां थी? तो पेपर टफ था या आपकी गलतियां ज़्यादा थी? अपनी इन गलतियों को इम्प्रूव करना चाहिए अपने को। देखो अपनी गलतियों को आप अगर यहाँ पे इम्प्रूव कर लें तो क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा फिर तो। और स्पीड भी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और जैसे भी आप सुनने में आया कि आप लोग लेट आए थे, तो लेट क्यों हो गया था? टाइम का कंफ्यूजन था सर, हमको 9 बजे का प्लान कर रहा था। अच्छा, और पेपर कब था यहाँ? 8:30 से। अच्छा, अरे क्या पढ़ रहे थे तो हम लोग? आर्थो सेंटर। तो सेंट्रॉइड हो गया था, सरकम सेंटर, इन सेंटर और आर्थो सेंटर। कोई डाउट है इस पे कहीं पर? तो आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर में किसी को कोई डाउट है भी, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि पूछना अपने को है? तो एक बार रिवाइज करके देखो ना, कोई वैल्यू अगर ऐसा लगता है कि जहाँ अपने को डाउट है तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर में बेटा। तो एक बार पढ़ के देखो, तो किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि आपको डाउट है तो पूछो फिर आप जल्दी से।
तो कोई डाउट है? नहीं, इन सेंटर है। क्या डाउट है इन सेंटर विशाल? क्या डाउट क्या है? अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर मैं इन सेंटर, देखो बात करूं आपसे, इन सेंटर क्या था आपका? इन सेंटर का सिंपल सी मीनिंग था कि बेटा ए बी सी कोई आप ट्रायंगल ले लो मान लो, तो अब ए बी सी ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा सर्कल जो इसके साइड्स को टच करता हो बेटा, जो ना ये सर्कल आपके पास आया, इस सर्कल के सेंटर को क्या कहेंगे? इन सेंटर का। तो इसको देखो इन सेंटर कह सकते हो बेटा, इस वाले पॉइंट को। ये आपका हो जाएगा इन सेंटर बेटा। और एक डिफिनीशन कुछ था, तो क्या था डिफिनीशन? तो दूसरा डिफिनीशन इन सेंटर, दूसरी डिफिनीशन क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बेटा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में, तो यहां से अगर पार्ट को आप देखे बेटा, तो इस वाले पार्ट को इसे ज्वाइन करो, तो ये एंगल क्या होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा यहाँ। तो इसको ना देखो लिख सकते हो आप, अगर एंगल बी है यहाँ पर, तो इसको आप कह सकते हो b/2। तो कैसा कह सकते हैं? और यहाँ देखो ये वाली वैल्यू अगर जो अब ये आएगा, ये रेडियस होगा और इसको इन रेडियस कहेंगे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखो बेटा, ए बी सी का पॉइंट्स अगर दे रखा है, तो यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए का कोऑर्डिनेट अपन सपोज कर लें x1 y1, तब बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो देखो यहां से क्या डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके BC निकाल सकते हैं? तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, BC आएगा, उसको स्मॉल ए से लिखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें, AB निकल के आएगा, तो इसको C कहेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करो, AC आएगा, और इसको क्या कॉल करोगे? B कॉल करेंगे। अब यहां से आपको इन सेंटर का देखो डिफिनीशन क्या दिया था कि जो आपके पास x कोऑर्डिनेट इसका मिलेगा, अगर इसको x का मैं y मान ले, तो x इक्वल्स टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। y इक्वल टू क्या था? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c का। ये आपका इन सेंटर का डिफिनीशन आ जाएगा। अब इसको हमने आपको अलग अलग फिगर देखो बना के बताया था कि कौन किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर इसको डी देखो कह ले इस पॉइंट पर, तो देखो बी डी और सी डी, बी डी जो होगा तो वो इस लेंथ के रेशियो में होगा, मतलब इसकी लेंथ कितनी है? सी। तो इसको ऐसे कह सकते हो, बी डी जो होगा वो सी कह सकते हैं, और जो यहाँ पर सी डी होगा तो उसको बी कह सकते हैं। इसका मतलब BC साइड को पॉइंट डी सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ देखो तो इस वाले पॉइंट को देखें, इन सेंटर पॉइंट को, तो ये जो लेंथ आपको रेशियो मिलेगा उसको B प्लस सी कहेंगे, और इस वाले पार्ट को सिंपली ए कहेंगे, तो B प्लस सी रेशियो ए में डिवाइड होगा। विशाल ये बात समझ आ गया ना? नहीं आया? तो यहाँ क्वेश्चन देखो, आपको यही चीज ध्यान देना है। तो ये जो ट्रायंगल आपके पास ABC बना, तो इस ABC में अगर आपका बेटा यहाँ कहीं इन सेंटर है, तो इस वाले कंडीशन में जो ये वाली लेंथ बेटा आएगा, वो जो ये दो साइड आप देख रहे हो AB और AC, तो AB की लेंथ कितनी है? स्मॉल सी, बेटा AC की लेंथ कितनी है? स्मॉल बी। तो इन दोनों लेंथ को ऐड करो, B प्लस सी, ये B प्लस सी का रेशियो हो जाएगा। और इसकी लेंथ कितनी है? A, तो इसको क्या लिख दोगे बेटा? A। तो इसका मतलब कि जो इन सेंटर पॉइंट है, ये AD लाइन को B प्लस सी रेशियो A में डिवाइड करेगा, समझ में आया? और यहां से अगर देखो तो ये C रेशियो, इसके लिए C, इसके लिए B, तो D पॉइंट BC को C रेशियो B में डिवाइड करेगा। जो आपका AD है उसको इन सेंटर B प्लस सी रेशियो A में डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन?
तो इतना फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ ना, किसी को और कोई डाउट? सर्कल का रेडियस पूछे तो बट अगर इन सेंटर देखो रेडियस अगर आपसे पूछता है तो r इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस लिखते हैं। इन रेडियस से पूछ रहा r इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड s इज द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे ऐसे r इज इक्वल्स टू इन रेडियस, in radius small r is equals to delta by s, where delta is area of triangle ABC and r is the radius in radius, इस और s क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया कि s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप और भी लगा सकते हो, अगर जरूरत पड़े ना तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसमें उतार सकते हो आप। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या चीज आप जानना चाहते हो उसको। ठीक है ना, नोट को मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें इसमें और आपसे पूछी जा सकती है। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो कोई डाउट यहाँ पर? हाँ, किसी को और कोई डाउट इन सेंटर से रिलेटेड बात इंफॉर्मेशन कुछ जानना हो? नहीं? तो आपसे कुछ पूछना है? नहीं? पूरा मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन आपको? मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, निकालना है असाइनमेंट को। सर ऐसा नहीं सोल्व कर अभी एक बच्चा था, थोड़ा सा कर रह गया था। और क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन 26 ध्यान देना। तो क्वेश्चन द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन है द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल 6, 0, 0, 6 and 6, 6. The distance between its circumcenter and orthocenter. The distance, the vertices of a triangle 6, 0, 0, 6, 6, 6. The question क्या पूछा है? The distance between its circumcenter and orthocenter। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी जवाब देना। क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर पूछा जा रहा है। 6, 0, 0, 6 and 6, 6. The distance between its circumcenter and orthocenter is। रवि कैसा ट्रायंगल बेटा बताओगे आप?
राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे मालूम चला? राइट एंगल ट्रायंगल बेटा रवि कैसे मालूम चला आपको? फिर बेटा सरकम सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? नहीं पता? बेटा पढ़ा नहीं बेटा, पढ़ते बेटा मालूम जाता है। देखो क्वेश्चन रवि ने बात सही बताई बिल्कुल बेटा। ये जो ट्रायंगल आपका दिया गया है देखो, वो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे देखो मालूम चल रहा है? रवि को ध्यान देना। 6,0 एक्स एक्सिस, 0,6 वाई एक्सिस, 6,6 बेटा मतलब ये हुआ ये बेटा वैल्यू आ जाएगा इससे। अब बेटा देखो यहाँ पर आ जाएगा 6,6। अब बेटा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिकली सोचना बेटा, किस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? किस पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा है? 6,6 बेटा। अब देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है? आर्थो सेंटर होता है। इसका मतलब 6,6 इज आर्थो सेंटर। क्या ऐसा कह सकते हो बेटा? बेटा आगे ध्यान दो बेटा। फिर मुझे पूछा सरकम सेंटर पूछा बेटा। व्हाट इज द सरकम सेंटर? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है देखो यहाँ पर, तो 3,3 आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? डिस्टेंस। अब क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो आसान इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? √6 - 3 होल स्क्वायर और प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर। अब 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो वापस 6 - 3 9 हो गया बेटा। बेटा इसको क्या लिख सकते हो? √18 लिख सकते हो बेटा। तो √18 को क्या लिख सकते हो? 9 × 2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नोट कर लो इसको। और क्वेश्चन 27 या ट्राई करके देखो बेटा वैल्यू क्वेश्चन क्या आ रहा है। दोस्तों कॉपी करो 27 या ट्राई करो क्वेश्चन को। नहीं आ रहा? भूल गए? चलो क्वेश्चन लिख दूं मैं। चलो क्वेश्चन लिखता हूं बेटा आपको। क्वेश्चन तो दे रखा है द एक्स कोऑर्डिनेट of the in center of the in center of the in center of the triangle that has the coordinates of midpoints of its sides as 0,1 तो 1,1 एंड 1,0 है। इसका मुझे इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है जिसके मिड पॉइंट्स ये दे रखे हैं।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को? शिखर, मानवेंद्र, सोच पाए क्वेश्चन को? बेटा बोलो क्या सोच पाए क्वेश्चन में आप लोग? प्रांजलि, तो सोच पाए क्वेश्चन? नहीं। तो क्वेश्चन देखो आप यहां पर, क्वेश्चन में ध्यान देना। क्वेश्चन देखो ऐसे दे रखा है बेटा आपको, एक ट्रायंगल देखो एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी मान लो कोई ऐसा दे रखा है बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो 0,1, 1,1 एंड 1,0 दे रखे बेटा। एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं। देखो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो लेते हैं। तो हमारे पास 0,1 कहाँ होगा? तो 0,1 का मतलब यहाँ पर नहीं हो गया, ठीक। तो 1,0 बेटा कहाँ होगा? कहीं यहाँ बेटा मान लो। और अगले ऐसा कंडीशन देखो ना, 1,1, तो 1 कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर। तो अब ना क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसके लिए ये पॉइंट्स आपके पास मिड पॉइंट की तरह वर्क करते हो। तब ध्यान देना बेटा, क्या अपन ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन के बारे में? तो ये वैल्यू 1,0, तो ये वैल्यू 0,1, तो ये 1,1। तो ध्यान दो बेटा, अगर इसको देखो 0,0 ले लें, इसको 2,0 ले लें, तो क्या इसका मिड पॉइंट 1,0 आ जाएगा? बेटा इस वाले पॉइंट को आप 0,2 ले लो, तो क्या इसका मिड पॉइंट 0,1 आ जाएगा? बेटा इसको 0,2 और 2,0 ले लो, क्या इसका मिड पॉइंट 1,1 हो गया? बेटा इसका मतलब ट्रायंगल ABC, इसको A, इसको B और इसको C कह सकते हैं। अब क्या पूछा क्वेश्चन भाई? इन सेंटर पूछा है। इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो ध्यान देना क्वेश्चन में, तो अगर मुझे इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो ऐसे, A के अपोजिट साइड स्मॉल a, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ x1 y1, B के अपोजिट साइड को स्मॉल b, इसको ना लिखते हैं x2 y2। तो लेंथ का फॉर्मूला लियो इसको, इसमें कितना आ जाएगा? ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ 2 है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √2² प्लस 2², तो 4 + 4 8, √8, √8 2√2। क्या ऐसा लिख सकते हो? यहाँ वैल्यू आपका a हो गया ना, ये हो गया। ऐसे देखो यहाँ C, इसको आप